एन ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाइट, मतलब अपन कह रहे कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हाइट ऑफ द इमेज दैट इज 50 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज अपने को फाइंड करना है। नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, एफ अपॉन एफ प्लस यू बेटा, और वो -2 के इक्वल है। एफ की वैल्यू कितना है बेटा, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो +30, ये अपने पास +30 और ये यू हो गया इक्वल्स टू -2 हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला 15 विथ माइनस इक्वल्स टू 30 प्लस यू बेटा, तो यू इक्वल्स टू कितना हो गया -45 सेंटीमीटर, तो एक आंसर ही हो गया। अभी v फाइंड करना, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, v बाई यू के इक्वल, और वो किसके इक्वल -2। v फाइंड करना है, u कितना बेटा -45 इक्वल्स टू -2, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 90 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो अभी अपन कह रहे कि जो डिस्टेंस है बिटवीन, तो यहाँ पे सिंपल v प्लस यू अपने को फाइंड करना है, तो v अपने पास कितना हो गया 90 है, u कितना बेटा 45, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसका मतलब ये वाला सिचुएशन होगा कि ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है और v इधर है बेटा, ये इमेज है, तो ये 45 दिया हुआ है और ये अपने को 90 मिला, तो 45 प्लस 90 कितना हो गया बेटा 135 सेंटीमीटर। ये अपन कह रहे कि फर्स्ट आंसर आ गया। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि इसमें एनलार्ज इमेज है, इसका मतलब वर्चुअल भी हो सकता है, नोट करो फॉर वर्चुअल इमेज, तो यहाँ से अपने को मिला 2 एफ डॉट प्लस 30 है, ये अपने पास 30 प्लस यू हो गया, मीन्स यहाँ पर 30 प्लस यू इक्वल्स टू बेटा कितना +15 हो गया, तो यू इक्वल्स टू कितना हो गया -15 के इक्वल होगा। अब बेटा अपन कह रहे कि मैग्निफिकेशन वो v अपॉन यू होता है, v की वैल्यू कितना है अपने पास, v अपने को मिला फाइंड करना है, u कितना है -15 और ये कितना अपने पास +2, तो v इक्वल्स टू कितना मिला -30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अपन कहेंगे यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस टाइप से होगी, ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर पर है और इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर के इक्वल, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि ये जो डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर के इक्वल हुआ, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज 30 माइनस 15 मीटर, और वो कितना होगा 15 सेंटीमीटर। ये अपन कह रहे कि इसमें दो केसेस है। एक क्वेश्चन है, a needle placed 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए लेंस, मतलब हमें गिवन है u जो है वो 45 मतलब -45 सेंटीमीटर हो गया, ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर मतलब ऑन अदर साइड, इसका मतलब v प्लस 90 हो गया। तो अभी बेटा जो v है वो पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, इसका मतलब अपन कह रहे कि इमेज कैसी होगी रियल होगी, इमेज रियल है तो लेंस कैसा होगा बेटा कन्वर्जिंग होगा, तो लेंस का हाँ, टाइप तो अपन कह सकते हैं लेंस कन्वर्जिंग होगा मतलब कॉन्वेक्स होगा। सब लोग कन्वर्जिंग लिखते हैं या फिर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं और कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। अभी फाइंड करो इसका फोकल लेंथ, नाइन्टी बाई थ्री बेटा, तो 90/3 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। फिर अपन कहेंगे कि
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो होता वी बाई यू के इक्वल। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना, ये बेटा 5 है, वी की वैल्यू अपने को 90 गिवन है और ये -45 है, तो हाइट ऑफ इमेज -10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ऐसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। Yes, sir. इस यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये जैसे अपने पास एक लेंस है और उस लेंस को मैंने ऐसे सिल्वर कर दिया, एक तरफ से पॉलिश कर दिया। तो अभी अपन कह रहे कि ये जो लेंस है वो एक मिरर की तरफ बिहेव करेगा। मिरर कैसे? इसमें से एक बार लाइट यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में से, इस लेंस में से एक बार लाइट इंसिडेंट होगी, फिर बेटा अपन कह रहे वो मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर अपन कह रहे कि लेंस में से वापस पास होगी। तो 2 बार लेंस में से पास हो रही है, तो इस लेंस की फोकल लेंथ बेटा एफ एल है, इसकी फोकल लेंथ एफ एल है, और ये जो मिरर है उस मिरर की फोकल लेंथ r/2 के इक्वल होगा। तो अभी अपन कह रहे कि 2 बार लेंस है और एक बार बेटा अपन कह रहे कि मिरर की तरह काम करेगा। तो अभी इसका इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो हम कहेंगे पी इक्विवेलेंट, 2 बार लेंस से पास हो रहा मतलब पी एल पावर, फिर बेटा मिरर की पावर प्लस अपन कह रहे कि लेंस की पावर, मीन्स इसको अपन कह सकते हैं कि 2 इंटू बेटा पावर ऑफ लेंस, फिर अपन कह रहे कि पावर ऑफ मिरर के इक्वल होगा। अब बेटा लेंस की पावर क्या होता है? तो हमने कहा था लेंस की पावर होता है 1/f(l) विथ पॉजिटिव। मिरर की पावर की बात करें तो वो होता है बेटा -1/f मिरर बेटा, ये मिरर की पावर है। ये दोनों वैल्यू बेटा अपन रखेंगे तो यहाँ से अपने को मिला 2/f(l) -1/fm के इक्वल होगा। अभी अपन कह रहे कि fm और fl उसकी वैल्यू बेटा अपन पुट करेंगे, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस बेटा वो कितना होता है 2 इंटू बेटा μ-1/r के इक्वल होगा। ये बेटा फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो अपने फाइंड किया था। मिरर की फोकल लेंथ की अगर अपन बात करें fm, वो बेटा क्या होगा -r/2 के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू बेटा अपन पुट करेंगे, p इक्वल्स टू, ये हो गया बेटा 2, तो 4 μ-1 अपॉन बेटा r, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये r/2 के इक्वल होगा। और उसको अगर अपन सॉल्व करें तो फाइनल बेटा क्या मिलेगा 4 μ-4 प्लस 2 अपॉन r के इक्वल होगा। मीन्स इसको अपन कह सकते हैं 4 μ-2 अपॉन r बेटा, ये पावर है। अगर अपने को फोकल लेंथ फाइंड करना है ना, तो पावर ऑफ ये बेटा इक्विवेलेंट मिरर होगा, वो किसके इक्वल होगा -1/f इक्वल्स टू बेटा 4 μ-2 अपॉन r। तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो होगा -r/4 μ-2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा। देखो कैसे बेटा, तो क्वेश्चन कह रहा है रेडियस ऑफ कर्व सरफेस, वो बेटा कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, और उसमें फर्स्ट कह रहा है कि कर्व सरफेस को सिल्वर किया गया बेटा। कुछ इस टाइप से अपन कह रहे कि ये लेंस होगा, कर्व सरफेस को अपन सिल्वर कर रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट बेटा क्या होगा? तो एक तो अपन कह रहे कि जाते समय इससे पास होगा, फिर बेटा एक कर्व मिरर होगा, फिर अपन कह रहे कि वापस एक लेंस होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका फोकल लेंथ बेटा एफ एल, इसका एफ एम और इसका एफ एल।
पहले फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। 1/FL क्या होगा, म्यू माइनस वन बेटा, म्यू माइनस वन, 1/इंफिनिटी बेटा माइनस माइनस आर हो गया। म्यू की वैल्यू बेटा 1.5 माइनस वन अपॉन आर, आर की वैल्यू बेटा कितना है 20, तो ये अपने पास 20 हो गया। इस यहाँ से अपने को मिला 1/40। फिर 1/FM की बात करें, वो होता है बेटा R/2 विथ माइनस का, तो यहाँ से अपने को मिला -20/2 का, तो कितना मिला -1/10। अभी अपन कह रहे कि पावर की अगर अपन बात करें, नेट पावर क्या होगा बेटा, 2 लेंस है और एक मिरर है, तो PM। लेंस की पावर बेटा 1/FL और मिरर की पावर -1/FL। वैल्यू रख लेते हैं 2, 1/FL की वैल्यू बेटा 1/40 माइनस ये बेटा -1/10 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/20 प्लस बेटा 1/10 हो गया। कितना मिला बेटा एलसीएम, 20, 1 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 3/20 हो गया। मीन्स पावर मिरर है तो -1/F इक्वलेंट होगा, इक्वल्स टू बेटा 3/20 हो गया। तो F इक्वलेंट वो -20/3 होगा, मतलब इक्वलेंट कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। नेगेटिव फोकल लेंथ है तो कौन सा मिरर होगा बेटा, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। नोट डाउन। अपन कह रहे कि पी इक्वलेंट देखे, दो तो बेटा अपन कह रहे लेंस हो गया और एक मिरर हो गया। अभी यहाँ पे प्लेन मिरर है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2/FL -1/इंफिनिटी हो गया, क्योंकि प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ इंफिनिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, फोकल लेंथ इंफिनिटी, और 1/FL ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके, वो 1/40 के इक्वल है। तो P इक्वल्स टू बेटा आपने लिखा 2/40, P को अपन लिख सकते हैं -1/F इक्वल है, क्योंकि फाइनली ये मिरर की तरह काम करेगा, तो ये हो गया 1/20। तो F इक्वलेंट दैट विल बी इक्वल्स टू -20 के इक्वल हो, F इक्वलेंट -20 के इक्वल हो। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पर, कॉन्वेक्स लेंस की अगर अपने को फोकल लेंथ फाइंड करना है तो हम डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज कर सकते हैं। अभी कैसे बेटा इसको अपन यूज करेंगे, ये सपोज अपन कह रहे कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें बेटा अपन कह रहे कि ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे स्क्रीन है, ये बेटा अपन कह रहे कि स्क्रीन है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा u है और यहाँ पे अपन कह रहे कि ये डिस्टेंस d माइनस u है, जो इमेज डिस्टेंस है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं बेटा, और जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो सेकेंड केस में बेटा आपने इसको रखा यहाँ पे बेटा, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस सेम पोजीशन पे बन रही है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये अपन कह रहे कि फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के इक्वल है, सॉरी अभी अपन कह रहे कि यहाँ पे अपन कह रहे कि डिस्टेंस v के इक्वल है, इसको अपन d माइनस यू ले रहे। जो बेटा सेकेंड में इमेज डिस्टेंस था अभी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और ये बेटा अपन कह रहे कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो इमेज डिस्टेंस हो गया, तो इसको अपने डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस कितने से किया बेटा, x डिस्टेंस से, ये सपोज अपने x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया। तो इसको अपन हम कह रहे हैं कि इनिशियली जो इमेज बन रही है वो अपन कह रहे कि I1 है बेटा, सेकेंड जो इमेज बन रही है वो अपन कह रहे कि I2 के इक्वल है।
ये अपने पास है। यस, यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा। इसमें कह सकते हैं कि v प्लस यू बेटा वो d के इक्वल है, और हम ये कह सकते हैं कि v माइनस यू बेटा वो अपन कह रहे कि x के इक्वल है ना। ये जैसे अपन कह रहे कि v था, और उस v में से बेटा x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, u को सब्ट्रैक्ट किया तो x मिला, तो v माइनस यू वो x के इक्वल है। अभी अपन कह रहे कि इक्वेशन 1 और 2 बेटा इस दोनों को अपन ऐड करें तो देखो हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मीन्स यहाँ से अपने को मिला v इक्वल टू डी प्लस एक्स बाई टू के इक्वल होगा, एंड u इक्वल टू ये अपने पास d माइनस एक्स बाई टू के इक्वल। v d प्लस एक्स बाई टू है और u d माइनस एक्स बाई टू के इक्वल है। मीन्स यहाँ से अपन कहेंगे v और u उसकी वैल्यू अगर अपन देखें, ये इक्वेशन 3 हो गया और ये इक्वेशन 4 हो गया। अब अपन कह रहे हैं यूजिंग लेंस फॉर्मूला बेटा 1 अपॉन v और माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू बेटा 1 अपॉन एफ के इक्वल होगा, और v की वैल्यू अपने को मिला है v बेटा अपने पास है d प्लस एक्स बाई टू, v को अपने लिखा d प्लस एक्स बाई टू और पॉजिटिव होगा तो d प्लस एक्स बाई टू हो गया बेटा। u को अपने लिखा माइनस ये बेटा d माइनस एक्स बाई टू, और फोकल लेंथ बेटा अपन कह रहे कि 1 अपॉन एफ हो गया। इसको बेटा अपन सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन ये हो गया d प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया 2 अपॉन डी माइनस एक्स हो गया, तो बेटा 1 अपॉन एफ हो गया। एलसीएम बेटा लिया तो ये अपने पास डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, मीन्स यहाँ से 2 डी माइनस एक्स प्लस डी प्लस एक्स के इक्वल हो, मीन्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, ये अपने पास 1 अपॉन एफ हो गया। तो एफ इक्वल टू ये अपने पास डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डी के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि फोकल लेंथ एफ इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 डी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि फोकल लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट मेथड से अपने फाइंड किया। दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, जैसे बेटा फर्स्ट केस 1 के लिए मैग्निफिकेशन अपन देखें तो केस 1 में मैग्निफिकेशन अपने पास होगा हाइट ऑफ इमेज बेटा I1 अपॉन बेटा ऑब्जेक्ट को हमने ओ ले लिया इक्वल्स टू होगा बेटा v अपॉन यू के इक्वल। अगर मैं केस 2 की बात करता हूँ तो केस 2 में बेटा m2 दैट विल बी इक्वल्स टू I2 अपॉन ओ इक्वल्स टू बेटा u बाई v के इक्वल होगा, u बाई v। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन, ये बेटा अपन कह रहे कि इसको अपने 1 ले लिया ये 2 ले लिया, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इक्वेशन 1 इंटू 2, मल्टीप्लीकेशन में बेटा LHS को LHS में RHS को RHS में ऐड करेंगे, तो ये अपने पास I2 अपॉन ओ हो गया इक्वल्स टू v बाई यू इंटू यू बाई वी के इक्वल का, v से v u से u कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ से अपने को मिला I1 I2 इक्वल्स टू बेटा ओ स्क्वायर। तो अगर अपने को ओ मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, वो बेटा रूट I1 I2 के इक्वल होगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इमेज की हाइट अपने को पता है तो इस फॉर्मूले से बेटा अपन ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड कर सकते हैं। So ऑब्जेक्ट O की मतलब कि HO राइट, क्या करो O मतलब कि HO राइट ओवर एच हियर। ओ बेटा, यस यस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H नॉट इक्वल्स टू ये हाइट ऑफ इमेज 1
into the height of image 2. So can you go to previous slide? Yes. अभी तो यहाँ पे अपन लेंस फॉर्मूला लगाए तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या होगा 1/f हो गया मीन्स v की वैल्यू बेटा d माइनस u के इक्वल होगा u को अपन क्या लिखेंगे माइनस u हो गया बेटा इक्वल्स टू 1/f हो गया मीन्स यहाँ से अपने को मिला d माइनस u इंटू बेटा u ये अपने पास u और प्लस d माइनस u इक्वल्स टू 1/f हो गया u से u कैंसिल आउट हो गया मीन्स इसको अपन कह सकते हैं एफ डी इक्वल्स टू बेटा डी यू माइनस यू स्क्वायर यू में बेटा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब यू स्क्वायर माइनस डी यू और प्लस एफ डी इक्वल्स टू 0 तो यू इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस डी स्क्वायर और माइनस बेटा अपन कह रहे कि 4 एफ डी अपॉन 2 ये अपने पास ये बेटा यू की वैल्यू होगा मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी हम चाहते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटीज अपन देखें बेटा 3 पॉसिबिलिटीज होगी केस वन में अपन कह रहे हैं कि अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा है ना और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो यू बेटा क्या होगा रियल होगा और डिस्क्रिमिनेंट 0 है इसका मतलब डी ग्रेटर देन बेटा 4f है अगर डी ग्रेटर देन 4f है तो उस केस में इमेज की 2 पोजीशन पॉसिबल है बेटा डी ग्रेटर देन 4f u1 वो बेटा होगा डी प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4f d अपॉन 2 बेटा और u2 इक्वल्स टू डी माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4f d अपॉन 2 के इक्वल। अगर अपन कह रहे कि डी बेटा दोनों के बीच की डिस्टेंस 4f से ज़्यादा है तो दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग रियल इमेज बनेगी। फिर अपन बात कर रहे केस टू का केस टू में अपन कह रहे अगर d इक्वल्स टू 4f मिल गया था और d इक्वल्स टू 4f है तो हम कहेंगे कि u1 इक्वल्स टू u2 था और वो अपने पास d/2 के इक्वल होगा मतलब ओनली वन पोजीशन पॉसिबल है ऑब्जेक्ट की एक ही पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग अपन कह रहे एक रियल इमेज बनेगी। केस थ्री बेटा अपन कह रहे कि अगर d लेस देन 4f है तो उस केस में अपन कहेंगे कि u इमेजनरी होगा है ना इमेजनरी है इसका मतलब नो रियल पोजीशन पॉसिबल नो रियल पोजीशन तो उस केस में अपन कह रहे कि रियल पोजीशन पॉसिबल नहीं है। Yes, I noted. क्रोमेटिक एब्रेशन क्या है तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि जैसे ये लेंस है ये बेटा ऑप्टिकल एक्सिस है हमने कहा था बेटा लेंस अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग मीडियम की तरह बिहेव करेगा
ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि रेड की फोकल लेंथ बेटा ज़्यादा होगी, ये एफ आर है, ये बेटा एफ वी के इक्वल। ये बेटा एफ वी हो गया, ये अपन कह रहे कि एफ आर के इक्वल होगा। वे कुछ इस तरह से। से कौन सा विबग्योर वाला? ये तो हमने किया था ना हाँ संडे को। हाँ हाँ, इसमें अभी अपन कह रहे हैं इसमें कुछ कंडीशन अपन फाइंड करेंगे, वहां तक सिंपल अपन ओके। एब्रेशन देखा था। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं द इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ सॉरी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू white light due to white light formed by a lens is usually colored and blurred. This defect of the lens, this defect of the image is called chromatic aberration. Chromatic aberration, इस डिफेक्ट को बेटा अपन क्रोमेटिक एब्रेशन कहेंगे। और जो क्रोमेटिक एब्रेशन का अपने को मिला है ना, एफ आर माइनस एफ वी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एफ वाई के इक्वल होगा। एफ वाई अपन कह रहे फोकल लेंथ ऑफ येलो है, और ओमेगा को अपन डिस्पर्सिव पावर कहेंगे, जो आगे अपन पढ़ेंगे। ओमेगा यहाँ पर डिस्पर्सिव पावर है, डिस्पर्सिव पावर। पावर क्या होता है उसको आगे अपन प्रिज्म में डिफाइन करेंगे। एफ वाई वो फोकल लेंथ ऑफ येलो है, या मीन फोकल लेंथ भी कह सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ येलो। एफ आर फोकल लेंथ ऑफ रेड, focal length of red, and FV focal length of violet। ये सर लेकिन कंडीशन, सर इसमें येलो येलो का क्यों लिया है? क्योंकि अपन कह रहे कि वेबक्योर के अंदर, ये जैसे वेबक्योर अपन लेते हैं तो जो मीन वेवलेंथ है वो येलो की होती है, ये मीन कलर होता है। हालांकि नंबर के हिसाब से ग्रीन मीन होता है, बट वेवलेंथ के हिसाब से अपन कह रहे मीन कलर येलो होता है। ओके। मतलब यहाँ पे अपन कहेंगे कि अगर मैं वेवलेंथ की बात करता हूँ तो ये होता है लैम्डा वी बाई लैम्डा आर बाई टू, इसलिए अपन मीन कलर येलो लेते हैं। इसको अपन एक्सियल एब्रेशन भी कह सकते हैं, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन, एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन।
एक्रोमेटिन है क्या, तो हम कह सकते हैं if or more two or more lenses are combined two or more lenses are combined together in such a way। समझ के ये एब्रेशन अच्छा है या फिर नहीं? नहीं, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इमेज ब्लर्ड बन रही है। हम चाहते हैं कि शार्प इमेज बने, तो उसके लिए ये एक्रोमेटिन की कंडीशन अपन यूज करेंगे। हम ऐसे ओके। लेंस यूज करेंगे, मतलब ब्लड का मतलब स्प्रेड हो रहा है, एक पॉइंट, एक शार्प इमेज बननी चाहिए, वो नहीं बन रही है। इमेज एकदम स्प्रेड होती हुई बन रही है, उसके पिक्सल है वो सही नहीं आएंगे, इसलिए अपन करें कि सही नहीं है। तो इफ टू और मोर lenses are combined together in such a way that this combination that that this combination produces images due to all colors at the same point, at the same point, then जो स्प्रेड हो रही है वो स्प्रेड नहीं होगी, एक ही पॉइंट पर अपन कह रहे सभी के कारण इमेज फॉर्म हो, then this combination then this combination is called achromatin, achromatic combination। ऑफ लेंस, मतलब अभी उसकी कंडीशन क्या होगी बेटा, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिन देके, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिन, तो कंडीशन होता है बेटा ओमेगा वन अपॉन एफ वन प्लस ओमेगा टू अपॉन एफ टू, और वो बेटा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। इस यहाँ पे अपन कह सकते हैं ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू इक्वल्स टू माइनस एफ वन अपॉन एफ टू, जहाँ पर ओमेगा और ओमेगा टू बेटा डिस्पर्सिव पावर है, रेस्पेक्टिव लेंसेज की डिस्पर्सिव पावर है, और एफ वन एफ टू बेटा फोकल लेंथ है। of a homogeneous transparent homogeneous transparent medium such as glass enclosed by टू प्लेन सरफेसेस। जैसे लेंस में हमने कहा था कि एटलीस्ट वन कर्व सरफेस होना जरूरी है, जबकि इसमें टू प्लेन सरफेस होना जरूरी है। टू प्लेन सरफेसेस incline at an angle, दोनों प्लेन सरफेस किसी एंगल पर होना जरूरी है। These surfaces are called refracting surfaces। उन सरफेसेस को अपन क्या कहेंगे बेटा, refracting surfaces। And the angle between
angle between them is called angle of prism. इसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी बेटा प्रिज्म देखो, यहाँ पे प्रिज्म का शेप कैसे भी हो सकता है। ये जैसे अपन कह रहे कि इस टाइप से, यहाँ पे एक सरफेस ये हो गया बेटा और दूसरी सरफेस ये जो होगा उसको अपन प्रिज्म एंगल कहेंगे या एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, किसी एंगल पर है, इसका मतलब ये प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। दूसरा जैसे बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से, ये ऐसे भी बेटा अपन कह रहे कि सरफेस है, ये इसका प्रिज्म एंगल हो गया। एक सरफेस ये, दूसरी सरफेस ये, और पूरा होमोजेनियस मीडियम है, तो वो अपन कह रहे कि एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। अगर अपन कह रहे कि इस टाइप से एक क्यूब है बेटा, और क्यूब में अपन कह रहे एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये, दूसरी ये बेटा प्रिज्म एंगल, तो ये भी एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा। प्रिज्म के अंदर अपन कह रहे कि इन जनरल हम प्रिज्म को ऐसा मानते हैं कि ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसको हम प्रिज्म मानते हैं। बट प्रिज्म अपन कह रहे कि किसी भी शेप में हो सकता है। इसमें बेटा ये सरफेस है, ये इसका प्रिज्म एंगल होगा। अभी यहाँ पे नोट करके लिखे बेटा कि अगर जैसे इस टाइप से बेटा प्रिज्म है, ऐसे बीच में से होलो है, तो क्या ये प्रिज्म होगा बेटा? तो ये प्रिज्म नहीं है, नॉट प्रिज्म, क्योंकि हमने प्रिज्म की कंडीशन में ये कहा है कि होमोजीनियस होना चाहिए, सेम मटेरियल सभी जगह होना चाहिए, तभी अपन उसको प्रिज्म कहेंगे। अगर बीच में से होलो है तो वो सिंपल ग्लास स्लैब की तरह बिहेव करेगा, वो प्रिज्म की तरह बिहेव नहीं करेगा। नोटेड। अभी अपन यहाँ पे देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बेटा अपन कह रहे कि आई है R1 एंड R2, वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और E जो है उसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ इमरजेंसी, एंगल ऑफ इमरजेंसी, वो अपन कह रहे कि E है। और इसका रिफ्रैक्ट ये बेटा अपन कह रहे कि प्रिज्मा एंगल A है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू है। ये जैसे पॉइंट बेटा A है और ये पॉइंट B है। अगर हम फॉर पॉइंट A की बात करें और उसमें बेटा अपन देखेंगे कि साइन आई अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू बेटा म्यू के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 1। अगर हम बात करें फॉर पॉइंट B बेटा, तो पॉइंट B के लिए बेटा अपन कहेंगे कि साइन R1 म्यू साइन R1, तो साइन R1 इसको ऐसा लिखो साइन ए अपॉन साइन R2 इक्वल्स टू म्यू के इक्वल होगा, इक्वेशन 2। और उसको हम दोनों को कंबाइंड उठा लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ से अपने को मिला साइन आई अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू साइन ई अपॉन साइन R2 इक्वल्स टू म्यू के इक्वल होगा। एक इक्वेशन बेटा ये हो गया। दूसरा अपन कह रहे कि फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम चाहते हैं कि इंसिडेंस
वेरी स्मॉल हो तो उस केस में बेटा साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर वन को आर वन इक्वल्स टू ई अपॉन आर टू, और वो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल हो। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अगर आर की बात करें आर, तो वो बेटा किसके इक्वल होगा, 180 माइनस आर वन प्लस आर टू के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि थर्ड हो गया इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन वन हो गया, इसको सेकंड ले लो। अभी बेटा अपन कह रहे कि फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, ये जैसे अपने का पी क्यू आर ए, पी क्यू आर ए उसकी अपन बात कर रहे हैं, और पी क्यू आर में चारों एंगल का सम बेटा 360 होना चाहिए। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल ए, उसका सम बेटा 360 होगा। एंगल पी बेटा अभी 90 डिग्री होगा, है ना, पहले ट्राइंगल का एंगल लिया था, अभी अपन कह रहे कि वो परपेंडिकुलर नॉर्मल जो बना रहा है वो 90 डिग्री है। एंगल क्यू वो आर के इक्वल है, सॉरी एंगल, हाँ एंगल क्यू जो है वो आर के इक्वल है, सॉरी ये मैंने मिस्टेक ले लिया, इसको क्यू ले लो, एक मिनट है ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। एंगल आर वन, क्यू अपने को पता नहीं है और आर आर टू के इक्वल था, तो यहाँ पे जो आर की जगह ये एंगल क्यू है, तो अभी अपन करें 90, ये बेटा क्यू प्लस आर की जगह बेटा 90 हो गया और प्लस ए हो गया, और ये 360 डिग्री हो गया। तो यहाँ से Q प्लस ए इक्वल्स टू 180 हो गया, तो Q इक्वल्स टू कितना मिला, 180 माइनस ए हो गया, और Q की वैल्यू किसके इक्वल था बेटा, 180 माइनस आर वन प्लस आर टू। इसको अगर इक्वेट करेंगे तो बेसिकली बेटा आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होगा, दैट इज इक्वेशन 3 बेटा। तो एंगल ऑफ डेविएशन हमें मिला आई प्लस ई माइनस ए के इक्वल होगा, आई प्लस ई माइनस ए, ये एंगल ऑफ डेविएशन, जहाँ पे आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ई क्या है बेटा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ए क्या है बेटा, प्रिज्मा एंगल। ये अपने पास इक्वल होगा। ये बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है डेल्टा मिनिमम के लिए। अभी इसमें बेटा अपन देखेंगे इफ फॉर थिन प्रिज्म की हम बात कर रहे हैं, फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म कब लेंगे बेटा, तो हम कहेंगे जब प्रिज्म एंगल लेस देन 10 डिग्री है, प्रिज्म एंगल लेस देन अगर 10 डिग्री है तो उस केस में बेटा अपन कह रहे कि इसकी वैल्यू अपने को मिलेगा, साइन थीटा है उसको अपन थीटा लेते हैं ना अप्रोक्सीमेशन के अंदर, तो यहाँ पे बेटा अपने को मिला म्यू इक्वल्स टू, ये अपन लिख सकते हैं ए प्लस डेल्टा मीन बाई टू अपॉन ए बाई टू हो गया, ए बाई टू, यहाँ से बेटा अपने को मिलेगा कि ए, टू से टू बेटा कैंसिल आउट हो गया, म्यू ए इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा मीन हो गया। तो यहाँ से थिन प्रिज्म के लिए बेटा प्रिज्मा एंगल अपने को मिलेगा म्यू इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए के इक्वल, डेल्टा मीन इक्वल्स टू म्यू माइनस वन इंटू ए। ये अपन कह रहे कि थिन प्रिज्म के लिए प्रिज्मा
एंगल ऑफ डेविएशन। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एंगल ऑफ डेविएशन है या एंगल ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पे बेटा ग्राफ कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि डेल्टा मिनिमम है इस पॉइंट पर, और जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तो अपन कह रहे आई इक्वल टू ई के इक्वल होता है। इसके अलावा बेटा दो कंडीशन के लिए, ये जैसे बेटा अपन कह रहे आई है, ये अपन कह रहे कि ई है, ये डेल्टा है, और ये बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो दो अपन कह रहे कि इंसिडेंस एंगल के कोरोस्पोंडिंग अपन कह रहे कि सेम एंगल ऑफ डेविएशन हो सकता है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन, और हम कह सकते हैं कि ग्रेजिंग इमर्जेंस। देखो क्या होगा, ये जैसे अपने पास प्रिज्म है, यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि एक रे है वो इंसिडेंट हो रही है, ये बेटा डेविएट होगी। ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब अपन कह रहे हैं कि जस्ट सरफेस को टच करती हुई बेटा, ऐसे बेटा ये टच करती हुई अपन कह रहे कि जा रही है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस से वो 90 डिग्री हो जाए, उसको अपन ग्रेजिंग इमरजेंस कहेंगे। ये बेटा एंगल आई के इक्वल है, ये एंगल R1 हो गया, ये बेटा R2 हो गया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि प्रिज्मा एंगल ए के इक्वल है। अगर मैं इस पॉइंट पर बेटा जो इमरजेंट पॉइंट है वहां पर स्नेल्स लॉ अगर लगाता हूँ तो क्या होगा बेटा, म्यू साइन R2 इक्वल्स टू बेटा 1 इंटू साइन 90 के इक्वल होगा। मीन्स साइन R2 को बेटा किसके इक्वल मिला, 1 बाई म्यू के इक्वल। तो R2 को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, R2 इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू। ये बेटा R2 जिसे अपन क्या कह सकते हैं, क्रिटिकल एंगल थीटा सी। और हमें पता है बेटा कि R1 प्लस R2 वो ए के इक्वल है। R1 प्लस R2 ए है और R2 थीटा सी है, तो R1 को बेटा क्या लिख सकते हैं, ए माइनस थीटा सी। R1 की वैल्यू ए माइनस थीटा सी है। अभी बेटा इस पॉइंट पर अपन स्नेल्स लॉ लगाए तो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 हो गया। R1 की वैल्यू बेटा ए माइनस थीटा सी लिख सकते हैं, तो साइन आई ये हो गया म्यू इंटू साइन ए माइनस थीटा सी होगा बेटा। और ए माइनस थीटा सी उसको बेटा अपन यहाँ पे बेसिकली अपने को आई की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको एक बार साइन आई ये बेटा म्यू, और उसको हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस थीटा सी। साइन ए कॉस थीटा सी माइनस कॉस ए साइन थीटा सी के इक्वल। साइन ए कॉस थीटा सी माइनस कॉस ए साइन थीटा सी के इक्वल हो। अभी इसको अपन लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि मुझे आई फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ आई इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो गया बेटा साइन ए साइन थीटा सी की वैल्यू बेटा 1 अपॉन म्यू माइनस कॉस ए, और उसको अपन लिख सकते हैं, सॉरी कॉस थीटा सी 1 माइनस, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस थीटा सी अंडर रूट 1 माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर हो गया माइनस कॉस ए और साइन थीटा सी को 1 अपॉन म्यू लिख सकते। इसको बेटा और अपन सॉल्व करें तो हमें मिलेगा आई इक्वल टू
और यहाँ पे एक म्यू भी है, तो म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स ये अपने पास होगा साइन ए अंडर रूट म्यू स्क्वायर -1 हो गया माइनस कॉस ए के इक्वल। ये उनका रिक्वायर्ड कंडीशन। ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए इतना एंगल उठा अपन कह रहे कि इस एंगल से रे इंसिडेंट होगी, तो उस केस में अपन कह रहे कि जो रे है वो ग्रेजिंग इमरजेंस करेगी। नोट करके हम लिखते हैं कि इफ आई जो है या इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर आई जी होगा, ग्रेजिंग जो इंसिडेंट एंगल है उससे अगर अपन ग्रेटर होगा, तो उस केस में अपन कहेंगे द लाइट विल इमर्ज आउट द। सर ग्रेजिंग वाले के हमेशा 90 होगी या फिर नहीं? नहीं, इमर ग्रेजिंग के लिए अपन कह रहे कि 90 डिग्री पर इमरजेंट होगा। ग्रेजिंग एंगल मतलब ये वो इंसिडेंट एंगल है जिसके कोरिस्पॉन्डिंग जो इमरजेंट रे है 90 डिग्री पर आउट होगी, इमरजेंट होगी। अभी हम अच्छा, ओके। उससे एक जनरल कंडीशन हम डिराइव कर रहे हैं कि अगर इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई जी होगा तब लाइट इमर्ज आउट होगी, मतलब पीआईआर नहीं करेगी, ये उसकी कंडीशन हो गया। तो द लाइट विल इमर्ज आउट। अगर अपन कह रहे कि आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई जी होगा तो लाइट विल इमर्ज आउट। देखो कैसे, अगर मैं कह रहा हूँ कि इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा तो उस केस में R1 भी बढ़ेगा, और R1 अगर बढ़ता है तो R2 डिक्रीज होगा, और R2 बेटा किसके इक्वल होगा, थीटा सी, तो थीटा सी डिक्रीज हो रहा है। और जब अपन कह रहे हैं कि R2 अगर थीटा सी से कम है तो लाइट क्या होगी, इमर्ज आउट होगा बेटा, तो लाइट विल इमर्ज आउट। लाइट इमर्ज नहीं हो उसके लिए अपन कह रहे कि R2 ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, है ना। R2 ग्रेटर देन थीटा सी होगा तब अपन कह रहे कि लाइट इमर्ज आउट नहीं होगी।